आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका सामान्य करे और अनुबंध नियम 1974। अब ये जो नियम बने थे ये 1959 के आधार पे बने थे। 2009 के पहले जो एक्ट आया था वो 1959 का एक्ट था। ठीक, ये बात क्लियर। इस एक्ट के आधार पर ये नियम बने हुए हैं 1974 वाले। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे संशोधन हो गए और लेकिन अपन को पढ़ना यही है क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने मेंशन कर रखा है भाई हम 1974 में जो चीज लिखी हुई है ना वही आपसे पूछेंगे। लेकिन अभी जितना भी रूल रेगुलेशन जो चल रहा है सामान करे का और जो अनुबंध का वो सारा नई प्रक्रिया के तहत चल रहा है। जो नई प्रक्रिया है वो जैसे मेरे को समझ में आई हुई है तो मैं आपको समझाऊंगा। वो सेम प्रक्रिया ही पहले चलती थी। वो सारी प्रक्रिया पहले कागजी कार्रवाई में चलती थी। 2015 के बाद में सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। ठीक, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। अब ये वीडियो आवाज आ रही है क्या? एक मिनट। यस सर। हाँ जी सर, आ रही हाँ, है। तो फिर ये दो लोगों के लिए वीडियो फायदेमंद होगा। एक तो उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं ईओ के लिए, दूसरा है कि जो लोग टेंडर लगाना चाहते हैं या जैसे डिपार्ट मतलब सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ना चाहते हैं एज ए कंपनी के तहत, है ना, उनके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद है। ठीक है ना। इसकी क्या प्रक्रिया होती है ये नियम आपको तभी समझ में आएगा एक आसान भाषा में जब आप ये प्रक्रिया आपको समझ में आएगी कि ये काम कैसे करता है सिस्टम। ये काम करने के बाद में आपको जब आप नियम पढ़ोगे तब ये आपको क्लियर एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। ये उस टाइम के नियम है 1974 के, है ना। आज से मतलब 50 साल पहले के। तो उस टाइम पर जितना भी सिस्टम चलता था उसके अकॉर्डिंग वो चीजें लिखी हुई है। याद अपन को यही करना है जो 1974 वाले में लिखा हुआ है। लेकिन सिस्टम सारा जो अभी मैं बताऊंगा वही उससे लिंक करके आपको चीजें याद करनी है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। कल क्या करना है आपको ये पढ़ करके आना है ये मेरी स्टोरी बताने के बाद में। उसके बाद में परसों या परसों क्या कल अपन इसको पूरा कर लेंगे 1974 वाले को। ठीक, आज आपको ये स्टोरी समझनी है कि भाई ये काम कैसे करता है। उसके बाद में जितने भी उसमें टर्मिनोलॉजी वगैरह लिखी हुई है वो आपको समझ में आ जाएगी। अब स्टार्ट करने से पहले देखो इसमें एक तो कंपनी होगी। एक साइड में कंपनी है, एक तरह एक साइड में सरकार है, एक बीच में मीडिएटर है। को पहले सारा काम कागज कार्रवाई में होता था। 2015 के बाद में सारा काम ऑनलाइन हो गया। ठीक, अब देखो जो ये कंपनी है सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है टेंडर की, है ना। जो आपका ये नियम है इसको ऐसा मत समझना कि वीडियो ये चीजें पता होगी तभी वो समझ में आएगा। ठीक है ना। इसलिए मैंने सोचा आसान भाषा में समझाने के लिए आपको ये चीजें बता दूं। इसकी शुरुआत होती है जैसे सरकार पहले जो चीज सरकार सरकार कुछ भी खरीदेगी, एक कील भी खरीदेगी, वो अमाउंट वहां पे डिसाइड होता है कि कितने अमाउंट के मिनिमम अमाउंट के ऊपर चीज को खरीदा जाएगा तब सरकार की सहमति होगी, है ना। या उसको ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सभी लोगों के लिए आमंत्रित किया जाएगा फिर वहां से निविदा इस प्रकार का काम होगा। अब अगर कोई केंद्र सरकार अगर कोई छोटी सी चीज भी खरीदती है तो उसके लिए पोर्टल बना हुआ है जेम पोर्टल, जो आपने नाम सुना होगा करंट अफेयर्स में। जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अगर केंद्र सरकार कोई भी चीज खरीदे, मान लो जयपुर में वो इनकम टैक्स का वो डिपार्टमेंट है, उनको कोई बैटरी चाहिए, सोलर चाहिए, तो उनको बाकायदा वो सीधा जाके नहीं खरीद के ला सकते। एक पूरा सिस्टम होता है, चैनल होता है, वो चैनल का नाम है जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सामान खरीदती है। सेम सिस्टम हर स्टेट का, जितने स्टेट है भारत के, हर स्टेट ने अलग अलग अपना सिस्टम बना रखा है जिसकी वेबसाइट का नाम है ईपीआरओसी वेबसाइट, जो राजस्थान की भी अपनी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में निविदा को आमंत्रित किया जाएगा, जो राजस्थान में ये वाली वेबसाइट है। अभी जैसे एक स्टेट था जिसने जेम को भी लागू कर लिया, मतलब जेम को भी यहाँ पर अपना लिया अपने स्टेट में। ठीक है ना, इस तरह का काम भी कर सकता है। लेकिन हर स्टेट की यही पॉलिसी है, मतलब लगभग स्टेट में यही प्रक्रिया काम में आती है। ठीक, ये तो बात हो गई ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए। अब इसमें क्या है ना, सबसे पहले जो शुरुआत होगी ना वो सरकार को जो चीज चाहिए। अब मान लो अपना डिपार्टमेंट है ये नगर पालिका वाला, स्वयं शासन विभाग, या कोई भी विभाग हो सकता है, पंचायती राज, नगरीय स्वयं शासन, चिकित्सा, कोई भी डिपार्टमेंट। सबसे पहली प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी ना वो होगी कि जो उसको सामान चाहिए उसकी पूरा लिस्ट बनाएगा। कौन बनाएगा? वो वहां का जो लगा हुआ अधिकारी है ईओ, या उनमें जो जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे आप इसमें पढ़ोगे नियम में, जैसे इंजीनियर हुआ, डबल ए वो हुआ, है ना, जो भी मतलब टेक्निकल जितने अधिकारी, उनसे सारों से सहयोग लेकर के एक प्रति बनाएगा, जिसको बोलते हैं जो निविदा सूचना आप देखते हो इस टाइप की, ये न्यूज़पेपर में आती है। ये न्यूज़पेपर में आने से पहले पूरा इसका सारा खाका
पूरा एक कच्चा चिट्ठा बना करके पूरा इसका फ्रेमवर्क करके उसके बाद में इसको न्यूज़पेपर में डाला जाता है। समझ गया? अब न्यूज़पेपर में भी कौन से न्यूज़पेपर में रखा जाएगा उसके बारे में आपके नियमों में लिखा हुआ भी है। वो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, 50,000 से अधिक प्रति वगैरह होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ताकि उसको सब लोग देख सके, सबके लिए वो ओपन रहे, वहां पे पारदर्शिता रहे, भ्रष्टाचार का कोई सिस्टम नहीं हो। अब इसमें क्या करना है, सरकार जैसे ही ये न्यूज़पेपर में आया, अब न्यूज़पेपर में आते ही जैसे आपने कभी देखा होगा, आप ध्यान से देखना टेंडर को, जैसे वहां पे अध्यक्ष के भी सिग्नेचर आएंगे साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अधिकारी का सिग्नेचर आएगा, भाई ये फलाने ने अधिकृत किया है और ये निविदा आमंत्रित कर दी गई है। ठीक, ये तो होगी पहली प्रोसेस। मतलब सरकार कुछ भी चीज खरीदेगी बाकायदा उसका सारा सिस्टम कच्चा चिट्ठा यहाँ पर इसलिए कम आता है क्योंकि न्यूज़पेपर में भी छपाने के पैसे लगते हैं। अब सरकार उस पैसे को बचाने के लिए वो कम, उसकी कम फोटो, मतलब बहुत छोटे में उस चीज को बना करके देता है, ताकि आपको बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको जो इसकी वेबसाइट है जो लिखी हुई है, देखो eproc.rajasthan.gov. इस वेबसाइट पर जाकर के ये नंबर लगाओगे ना आप, NIB कोड, उससे वो पूरी पूरी निविदा की हर चीज निकल करके आ जाएगी, इसमें कैसे काम होगा, क्या होगा, किस रेट की कौन सी चीज मिलेगी, सारी चीजों का कच्चा चिट्ठा इस पे मिल जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें जितनी भी चीज है वो छोटे लेवल में दी जाती है। ठीक, पैसा बचाने के तरीके से ऐसे समझ लो इस बात को। समाचार पत्र में आने के बाद में ये सबके पास आती है, आपके पास भी आएगी, मेरे पास भी आएगी, अन्य लोगों के पास भी आएगी। अब इसमें जो इंटरेस्टेड है, अगला इसमें स्टेक होल्डर है कंपनी। अब कंपनी का जो बंदा है ना, वो इसको देखेगा न्यूज़पेपर में इस कटिंग को, वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो इसमें सारी शर्तें लिखी हुई होती है। जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे शर्तें लिखी हुई है, ये जितनी भी लिखे शर्तें लिखी है, इन शर्तों को अगर ये फुलफिल करता है, कौन, ये कंपनी का डायरेक्टर, तब ये क्या कर सकता है, निविदा लगा सकता है। अब निविदा लगाने के लिए जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट उसके पास पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ। अब देखो जब भी कोई कंपनी बनती है ना, कंपनी के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर होगा तभी वो कंपनी रजिस्टर्ड मानी जाएगी, भाई ये वाकई में कंपनी है। अब जैसे राजस्थान में जो भी टेंडर लगेगा ना, उसमें मिनिमम जैसे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, लगभग 3 साल तक वो फर्म काम कर चुकी हो कोई ना कहीं सिस्टम में, यानी कि उसका टर्नओवर की भी एक लिमिटेशन होती है, इतना टर्नओवर तो होना ही चाहिए, तब वो एलिजिबल होती है। ये हो गया। उसके अलावा उसकी ऑडिट रिपोर्ट और वो भी सीए द्वारा प्रमाणित हो सही ढंग से। उसके अलावा जैसे एक डिजिटल सिग्नेचर भी उनको चाहिए होता है, जो डायरेक्टर होता है सीए द्वारा प्रमाणित जो भी सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, उसमें आपने देखा होगा कई बार ऐसे ऐसे आपको टिक लगा हुआ आता है कई बार ऐसे ना डिजिटली, तो डिजिटल सिग्नेचर की भी आवश्यकता होगी। अब ये कंपनी हुआ जैसे एलिजिबल होगा, इसको लगेगा मैं एलिजिबल हूँ इस टेंडर के लिए, बाद में वो जाकर के ई मित्र या वो खुद सेल्फ से भी लैपटॉप से फॉर्म फिल कर सकता है। वो फॉर्म फिल करने के लिए ये वाली वेबसाइट खोलेगा, ईपीआरओसी। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो जेम वाला खोलेगा, अगर स्टेट का है तो ईपीआरओसी खोलेगा। उसके बाद में लगभग 6 बजे का टाइम होता है शाम तक का, और ये 1 महीने तक जितनी बड़ी टेंडर होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है भाई 1 लाख रुपए तक की सीमा है, तो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, ये क्या चीज है, ये चीज है कि ये न्यूज़पेपर में आ गया जिस तारीख को प्रकाशित हुआ, जैसे 15/12 को हुआ 2023, तो इसके कितने दिन बाद वो आपको याद क्या करना है, जो नियमों में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग याद करना है। समझना ये है कि ये इतने दिन तक फॉर्म फिल कर सकता है ये बंदा, कहां पर जाकर, इस वेबसाइट पर जाकर के, या तो खुद से या ई मित्र के थ्रू करवा लेगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो फॉर्म फिल करेगा, अंतिम दिन जिस दिन होगा लगभग 6 बजे का टाइम होता है, ठीक, शाम का, तो वो उसने फॉर्म फिल कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट इसमें सेव हो गए, कौन से डॉक्यूमेंट, जो उस डॉक्यूमेंट में शर्तें बोली गई थी, ये सारे डॉक्यूमेंट फिल कर दिए। उसमें देखो मोटा मोटी क्या क्या होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी, फर्म के डॉक्यूमेंट लगभग 3 साल के, उसकी ऑडिट रिपोर्ट सीए द्वारा प्रमाणित, उसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर और स्टाम्प। स्टाम्प पे जैसे कि भाई मैं जितनी चीजें कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, 500 की स्टाम्प पर, 50 रुपए के स्टाम्प पर, जितनी भी चीजें हैं जो रूल रेगुलेशन के तहत लिखी हुई है, उसमें आपको सारा स्टाम्प करना पड़ेगा। फिर डीडी होती है, डीडी भी दो तरह की डीडी बनेगी, एक तो बनेगी जो जयपुर मेन हेड क्वार्टर है ना इनका, उनके नाम बनेगी, जो पैसा वापस नहीं आता है कभी भी, जो मतलब एक तरह से उनका शुल्क होता है, प्रोसेसिंग शुल्क। एक होती है धरोहर राशि, जो बार बार आप इसमें नियम में पढ़ोगे, धरोहर राशि वो होती है कि जितने का टेंडर होता है उतने में से लगभग 2%, 2% किनको देना होगा, उस फर्म को जमा करवाना होगा पहले, भाई आप इतने काबिल तो हो गया उस सिस्टम को लेने में, ठीक है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी आगे जाकर के, तो वो धरोहर राशि आपकी कैप्चर कर ली जाएगी, ठीक है ना। ये समझ में आ गया धरोहर राशि का, और ये 500 रुपए शुल्क, और एक डीडी और बनती है जैसे डिपार्टमेंट का नाम ठीक, ये पूरा सिस्टम एक प्रारूप होता है, उसके तहत ही काम होगा। फिर इसने सारे फॉर्म लगा दिए,
लगाने के बाद में जो फोटोकॉपी होगी, सारे चीजों की फोटोकॉपी यहाँ जाएगी। सरकार का जो डिपार्टमेंट में आपने लगाया टेंडर, जैसे मान लो मैंने ईओ नगर पालिका में लिया, तो नगर पालिका का जो अधिकारी होगा अगले दिन जिस दिन लास्ट डेट होगी उसके अगले दिन 11-12 बजे तक वो मुझे फॉर्म फिजिकली जमा करवाने पड़ेंगे उस डिपार्टमेंट को जाकर। समझ गए बात को? फिजिकली भाई मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया, अगर वो फॉर्म नहीं लेता है, जैसे कई बार हो जाता है फॉर्म नहीं लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने वो टेंडर आपका एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। जैसे ही फॉर्म ले लिया उसके नेक्स्ट डे, जैसे मूल प्रति जमा करो, वो करवाएगा, मूल प्रति जमा करवाने के नेक्स्ट डे वो निविदा खुलेगी। अब निविदा खुलने के लिए दो प्रोसेस होती है, एक होती है टेक्निकल प्रोसेस, एक होती है फाइनेंशियल प्रोसेस। टेक्निकल प्रोसेस ये होती है जिसमें सारे अधिकारी बैठेंगे, इंजीनियर बैठेगा, जो आपके इसमें नियम नंबर आगे वाले में दिखा रखे, आप देख लेना, पढ़ लेना। उसमें इंजीनियर है, डब्ल्यू है, उसके अलावा ईओ है, अध्यक्ष है, सारे उस कमेटी के मेंबर होते हैं। वो उस कमेटी में जितनी भी टेक्निकल चीजें, मतलब जितने लोगों ने टेंडर लगाया, सपोज करो टेंडर तो एक आदमी के हाथ आएगा, 10 लोगों ने टेंडर लगाया, तो 10 लोगों की जितने मूल प्रति इन्होंने ये सारी जमा करवाई, उनकी पूरी जांच होगी। ये टेक्निकल टीम पूरी जांच करेगी इसकी। अगर कोई इंजीनियर का काम है तो इंजीनियर वाला देखेगा, डब्ल्यू का काम है तो डब्ल्यू देखेगा, ईओ है तो ईओ देखेगा, अध्यक्ष है तो अध्यक्ष देखेगा। ठीक है। इनकी देख रेख होने के बाद में वो टेक्निकली अप्रूवल होगी, भाई सबके डॉक्यूमेंट सही है। सपोज करो सबके डॉक्यूमेंट सही निकल गए और जिसका रिजेक्ट हो गया उसको कारण बताना पड़ेगा, भाई फलानी कारण कारण की वजह से ये हमने डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया है। जैसे मान लो किसी ने ऑडिट रिपोर्ट ऐसे जमा करा दी, सीए द्वारा प्रमाणित नहीं थी, किसी के जैसे मान लो 3 साल का डॉक्यूमेंट नहीं था, किसी का जीएसटी नंबर गलत था, कुछ भी हो सकता है, किसी का स्टाम्प गलत था, डीडी सही नहीं जमा करवाई, ऐसे। इसमें एक चीज और होती है, एमएसएमई जो उद्योग होता है उसको 1% का छूट दी जाती है, जैसे कि वो धरोहर राशि कम जमा करा सकता है, रूल रेगुलेशन देकर। जैसे ही वो टेक्निकल बिड में पास होता है, उसके बाद जाती है फाइनेंशियल बिड में। माइक म्यूट रखो। फाइनेंशियल बिड में जाएगा। फाइनेंशियल बिड में जाने से अब यहाँ है मेन लड़ाई। जितने लोगों ने टेंडर लगाया, टेंडर लगाने के बाद में जो राशि, जैसे मान लो 10 लाख का कोई टेंडर लगा, अब कोई बंदा बोल रहा है कि मैं यहाँ परसेंटेज पे काम होगा कि 1% अगर कम में टेंडर लगाया है, किसी ने 2 में लगाया है, किसी ने 3% कम में लगाया है टेंडर। जितनी बीएसआर रेट होती है, मतलब जितनी रेट बता रही है सरकार ने, हर चीज की रेट का पूरा इसमें आएगा। लास्ट के जो रूल नंबर है, सेकंड या थर्ड रूल है लास्ट में से, देख लेना। उसमें एक बीएसआर रेट होती है। बीएसआर रेट का मतलब होता है जितनी रेट सरकार तय करे, सीमेंट का इतना भाव होगा, रोडी का इतना होगा, है ना, इसका बजरी का ये भाव होगा, हर चीज का पूरी रेट तय होती है उसमें लिस्ट में। उस लिस्ट में से कहने का मतलब है कि हर माल पर 1% चीज कम होती जाएगी आपकी। भाई आप 1% कम में काम कर दोगे ये। ठीक, ये होती है कि भाई फाइनेंशियल बिड, मैंने जैसे बोला कि 1% में कम में काम कर दूंगा, तो सरकार को तो जितनी परसेंट में कोई कम में काम करेगा उसको ही टेंडर मिलेगा। अब ये सारा काम गोपनीय होता है, क्योंकि जब आपने टेंडर लगाया था उस टाइम आपको पूछेंगे, ये कोई नहीं देख सकता, ना ये देख सकता, ये वो लगाने वाला देख सकता है केवल। बाद में जैसे ये फाइनेंशियल बिड खुलेगी तब वो जिसके सबसे कम रेट का, मतलब जिसने कम रेट पे टेंडर लगाया है ना, जैसे किसी ने बोला मैंने भाई मैं काम 9 लाख में कर दूंगा एक तरह से, तो फिर वो उसके फाइनेंशियल बिड खुल जाएगी, बाकी सबका रिजेक्ट हो जाएगा कि भाई आप फाइनेंशियल बिड में अप्रूव नहीं हो पाए, भाई ये कम रेट में काम कर रहा है तो इसको ये टेंडर दिया जाता है। टेंडर मिलने के बाद में जो धरोहर राशि बाकियों से ली थी, वो तो जिनको पैसा वापस हो जाएगा जिनका टेंडर रिजेक्ट हो गया, चाहे वो टेक्निकली रिजेक्ट हो चाहे फाइनेंशियल रिजेक्ट हो। या आपके रूल नंबर पता नहीं कौन से में लिखा हुआ, आप देख लेना, जिसमें ऐसा है कि बस 7 दिन में उनकी धरोहर राशि वापस कर दी जाती है। ये वाला पैसा है वो। उसके बाद अगर काम आपका हो गया, तो काम पूरा होने के बाद में वो धरोहर राशि आपको वापस दी जाएगी। उतने दिन वो पैसे पैसे रखे जाएंगे, ताकि मान लो कोई गड़बड़ी होगी उस काम के दौरान, या आपने कोई गलती कर दी, तो पैसा आपका कैप्चर कर लिया जाएगा, आपका पैसा ले लिया जाएगा। या आपने कोई गलत काम कर दिया तो पैसा तो लिया ही जाएगा, वो अलग है, काली सूची में भी डाल दिया जाएगा, भाई आप आगे के लिए कभी टेंडर नहीं लगा पाओगे, इसमें काली सूची का वर्ड आएगा। तो उसका मतलब ये है कि उसने कोई गलत काम किया है। गलत काम का मतलब है कि जो जो माल मसाला वहां लगाना था, सामान लगाना था, वो उस कंपनी का नहीं लगाया, या उस दर का नहीं लगाया, बहुत कम रेट का लगा दिया, या कुछ मतलब उसमें मिलावट कर दी, खराब कर दिया सिस्टम को। ठीक। उसके बाद में जैसे वो काम हो गया, फिर सारा अकाउंट के पैसे में, जो कंपनी का अकाउंट होता है उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, सरकार उसके अकाउंट में पैसा डालेगी। वो जैसे जैसे काम होगा, जैसे मान लो 1/4 काम हो गया तो 1/4, हाफ हो गया तो हाफ के हिसाब से, ऐसे वो पैसा अपलोड उसके खाते में आता जाएगा। ये सब कुछ आपके उसके नियम में लिखा हुआ है। ठीक। अब इसके बाद में क्या होगा, ये काम हो गया, जिसका रिजेक्ट करना था उसका रिजेक्ट कर दिया, जिसको पास करना था पास कर दिया, और वो फिर काम यहाँ पर जाकर के कंप्लीट हो गया।
अब इसमें जैसे मान लो कई बार क्या होता है, कोई टेंडर को जारी करने के बाद में भी कई बार चेंज करना हो जाता है, तो भी वो चेंज कर सकता है, जो कमेटी के मेंबर है ये सारे सहमत हो, है ना, तब वो चीज चेंज भी की जा सकती है ना, जा सकती है, ठीक है ना। अब आपके कोई डाउट है तो एक बार मुझे बताओ कि भाई ये डाउट आया इसके अंदर। अब ये आपको जब एक पढ़ोगे, ये नियम पढ़ोगे, तब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट है? अब देखो जो ये टेंडर लगाया ना इसने, एक बात बताना, एक तो होता है ओपन टेंडर, एक होता है लिमिटेड टेंडर, एक होता है सिंगल फर्म टेंडर। ओपन टेंडर का मतलब होता है वो सबके लिए खुला हुआ है, जिसके पास जीएसटी नंबर है वो लगा सकता है। लिमिटेड टेंडर का मतलब होता है अगर आपका पीडब्ल्यूडी का काम है तो पीडब्ल्यूडी जिसके पास लाइसेंस होगा वो ही कर पाएगा। या जैसे मान लो पीएचईडी का लाइसेंस है तो पीएचईडी वाला ही हैंड, जैसे हैंडपंप हो गया, बोरवेल हो गया, ये काम करना तो पीएचईडी का लाइसेंस है वो ही कर पाएगा। स्वच्छता वाला है तो लेबर वो उसके पास वो मतलब लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा जैसे आप जो भी डिपार्टमेंट का काम हो उसके अकॉर्डिंग उसका लाइसेंस होना चाहिए। ओपन टेंडर मतलब सबके लिए खुला है। सिंगल फर्म का मतलब भाई ये फलानी कोई, जैसा होता है ना कि भाई ये काम हम ओएनजीसी को ही देंगे, ये काम हम उसको ही देंगे, ऐसे सरकार फिक्स कर सकती है। या कुछ जैसे है ना, कुछ जगहों में वो छूट भी दे सकती है, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, आप नियमों पढ़ोगे, जैसे कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह है, या जो राजीविका वगैरह है, या कोई खाद्य का सिस्टम है, तो उनको भी वो करवा सकती है। अब आपके कोई डाउट है तो एक बार बताओ मेरे को, उस हिसाब से मैं। नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट आपकी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है? कोई नियम अगर आपने पहले पढ़ा हो तो भाई समझ में नहीं आया तो एक बार बता सकते हो। उसके अलावा ये गणित इतनी ही है इसमें मोटा मोटी, जो मैंने आपको बता दी। अब इसको पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जहां पर भी कोई बात समझ में नहीं है तो ये बात से लिंक कर लेना, ये जो वीडियो में चीज बताई, ठीक है। अब दो टाइप के काम होते हैं, जैसे एक एक चीज मैंने नहीं बताई, जैसे जो ये काम होगा, ये तीनों टाइप के जो लोग काम करेंगे, दो टाइप के काम करेंगे, या तो कोई सामान का क्रय विक्रय करेंगे, या कोई चीज का जैसे वर्क काम होगा, जैसे होता है ना कई बार कोई बिल्डिंग निर्माण का काम इस टाइप का। या तो वो सामान खरीदना है, जैसे मान लो किसी को कंप्यूटर चाहिए 50 कंप्यूटर या 100 कंप्यूटर, या किसी को 100 बैटरी चाहिए, तो फिर वो सामान का क्रय किया है। वर्क्स वाला होता है वो जैसे कोई बिल्डिंग का काम हो गया या कोई लेबर से काम करवाया जा रहा है, वो वाला अलग है। ये दो होता है। और कोई ठीक है, सर्विसेज, समाचार। हाँ हाँ बताओ। मतलब सामान हो गया, काम हो गया, कोई सर्विसेज नहीं ले सकती मान लो कोई सर्विसेज भी प्रोफेशनल ले की? सकते हैं, सर्विसेज भी ले सकते हैं, सर्विस भी लेते हैं सर्विस। जैसे जेम में लेते हैं, जेम में आजकल ऑप्शन है, जैसे मान लो कई बार होता है ना कि जैसे टेक्नीशियन जैसे चाहिए होता है, मान लो बिजली का या कोई प्लम्बर का, ये भी सर्विस होती है, ये जेम के थ्रू होती है। जैसे मान लो कोई फर्म है जैसे सीआरपीएफ है, मान लो अब सीआरपीएफ को चाहिए भाई, जितनी भी सीआरपीएफ है भाई उसका मैंने टेंडर ले लिया भाई, टेक्नीशियन की दिक्कत होगी तो मैं देख लूंगा, मेरे को आप फोन कर सकते हो या मेरी कंपनी को फोन कर सकते हो, मेरे जगह जगह हर जिले में बंदे हैं, तो मेरे को दे दिया 1 साल तक, वो काम मैं 1 साल तक देख रहा हूँ। कोई बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा ट्रांसफॉर्मर की दिक्कत है, तो मैं हैंडल कर लूंगा। इस टाइप से समझ लो। राजस्थान का मैटर है तो जैसे मान लो चिकित्सा का है, कोई कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है सर्विस का, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीज, जैसे जेम प्रक्रिया है ना, ये भी अभी आई थी ऑनलाइन 2015-16। अब जैसे क्या यहाँ पर एमएसएमई को ज्यादा फायदा दिया जाता है ताकि एमएसएमई आगे आए, है ना, इस टाइप से। और इसमें जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये सारे 1959 का जो अधिनियम है उसके आधार पे लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा मतलब चिंता मत करना, अपने वाले जो एक्ट है उससे कंफ्यूज मत हो जाना। वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह, दोनों अलग अलग है ना। बात अभी वाले से लिंक कर लेना, याद पहले वाले के हिसाब से कर लेना, ठीक है ना। कोई डाउट?